तो बेहद खुशी का मौका है, यहाँ सहारनपुर हम आए हैं और हम सब के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। यहाँ फिजा आसिफ ने नीट में 640 आउट ऑफ 720 स्कोर मिला इन्हें और इनको बहुत अच्छा कॉलेज मिला है, सैफई मेडिकल, इटावा यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस। इटावा यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस में इनका एडमिशन हुआ है फर्स्ट ईयर MBBS में। तो फिजा बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत अच्छा स्कोर होता है 640। और कैसा लग रहा है फिजा आपको 640 मार्क्स से आपके MBBS में रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन भी हो चुका है, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में, उसमें आपका एडमिशन भी हो चुका है। हम सब के लिए बहुत खुशी का वक्त है, उसी खुशी को बांटने हम आए हैं यहाँ सहारनपुर में। और फिजा आसिफ के पापा आसिफ साहब अल्जीरियन हैं और ये फिजा आसिफ प्रधान जरीफ साहब सिरसली से हैं, उनकी पोती होती हैं। तो ये बहुत खुशी का मौका है। फिजा इतनी बड़ी कामयाबी मिली है आपको, आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की होगी। क्या प्लानिंग थी आपकी, क्या स्ट्रेटेजी थी, किस तरह पढ़ाई करती थी आप? तो मैं मेरा ड्रॉप ईयर था, मेरा रेगुलर नहीं था, मैंने ड्रॉप किया है, इसलिए सारा दिन मुझे स्कूल तो नहीं जाना होता था, इसलिए मेरे पास ही होता था टाइम। मेरी कोचिंग सुबह होती थी, मेरी ऑनलाइन क्लास थी। उससे पहले मैंने ऑफलाइन भी LN किया था, बट तब उसके बाद कोविड हो गया था, तो फिर उसके बाद सब ऑनलाइन हो गया था। तो ऑनलाइन में तो मेरी सुबह में क्लासेस होती थी, 10 से 1 तक मेरी क्लासेस होती थी, ऑनलाइन। उसके बाद वो जो भी पढ़ाते थे मैं वही पढ़ती थी, जिस दिन जो पढ़ाया उस दिन मैं वो पढ़ लेती थी। और उसके बाद अपना NCERT पे फोकस रखती थी। जैसे LN में जैसे पढ़ाते हैं वो NCERT बेस्ड ही पढ़ाते हैं, तो मैं वही सब पढ़ती थी। और हाँ, जैसे टेस्ट ज़रूर देते हैं, रेगुलर टेस्ट ज़रूर देने होते हैं। और थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि आप रोज़ का रोज़ भी नहीं पढ़ पाते, बहुत ज़्यादा वो हो जाता है बर्डन, तो कभी कभी बैकलॉग भी हो जाता था, तो उसको मैं वीकेंड पे पढ़ लेती थी। जैसे सैटरडे संडे को ऑफ रहता था तो मैं तब पढ़ लेती थी। ये बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिला है। फिजा ने बताया कि उन्होंने अपने जो भी रोज पढ़ाया जाता था, पहले इन्होंने खुद से पढ़ाई की क्योंकि कोविड था, तो इन्होंने ड्रॉप लिया और इन्होंने खुद से पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी की, अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ा। फिर इन्होंने LN कोचिंग ज्वाइन की और कोचिंग को प्रॉपरली, जो इनका एक शेड्यूल था कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको रोज पढ़ना, पढ़ के जाना और पढ़ना, उसको आके दोबारा से रिवाइज करना, और जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको वीकेंड्स पे अच्छे से पढ़ना। और जो इन्होंने सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात हमें और भी स्टूडेंट्स ने बताई है जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, कि NCERT पे फोकस रहा। और कोचिंग में जो कोचिंग है इनकी, क्योंकि अभी ये पता है कि 18 के बाद NCERT बेस्ड पेपर्स आ रहे हैं, नीट के जो एग्जामिनेशन है, तो वो कोचिंग का भी फोकस उसी तरह से रहा कि वो भी हमारी NCERT की जो बुक्स हैं उसी से जो है उसको पहले उन्होंने कवर किया। और इन्होंने जैसे बताया कि डेली टेस्ट और उसको भी ये वो करती रही। तो एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग इनकी रही कि रेगुलर रोज इन्होंने अपने को जो भी पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा, और जो एक्स्ट्रा था उसको वीकेंड्स पे प्रैक्टिस की, टेस्ट को वो किया। तो इसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से इसी स्ट्रेटेजी से इन्होंने ये 640 मार्क्स हासिल किए हैं और इनका अभी MBBS में एडमिशन भी हो चुका है। तो टाइम टेबल कैसे बनाते थे आप रोज? मेरा कोई ऐसा फिक्स टाइम टेबल नहीं था, जैसे बच्चे होते हैं कुछ टाइम टेबल बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। मैं टाइम टेबल नहीं बनाती। जैसे रात को सोने से पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि सुबह को आप उठ के क्या पढ़ेंगे, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट नहीं होता। मैं जनरली रात में पढ़ने में इतना बिलीव नहीं करती, मैं सुबह उठ के पढ़ती हूँ, क्योंकि घर में भी सब जल्दी उठ जाते हैं, तो मैं सुबह में ही उठती थी। और फिर मैं पहले मुझे जो भी मैं बायो पढ़ती थी सुबह में जल्दी। ऐसा वो नहीं था कभी भी फिक्स टाइम टेबल कि इतने बजे से इतने बजे तक ही पढ़ना है। पर जब आप पढ़ने बैठो तो आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि इतने पेजेस हैं तो इतनी देर में कवर हो जाने चाहिए। तो उस हिसाब से फिर तुम्हारा थोड़ा सा चेक रहता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ें ना हम बहुत बार पढ़ चुके होते हैं, पर फिर भी हमें रिविजन बहुत करना होता है, और उस चक्कर में हमें जो है ना रिविजन में टाइम का अंदाज़ा नहीं हो पाता। तो उस हिसाब से मैं स्टॉप वॉच से भी पढ़ती थी, मैं टाइमर लगा लेती थी और उस हिसाब से मैं पढ़ लेती थी। तो अगर मैं थोड़ा लेट हो रही होती थी तो फिर मैं अपने स्पीड को थोड़ा बढ़ा देती थी। बाकी अगर आपका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है तो वो सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए जो ईजी लगते हैं,
जैसे मुझे बायो इजी लगती थी, फिजिक्स मुझे हमेशा से टफ लगती थी, मेरी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है। तो जब आपका बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन करे तो आप जो है वो चीज़ पढ़ें। मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं ये करती थी कि जब मेरा पढ़ने का ज़्यादा मन करता था मैं फिजिक्स पढ़ती थी। और केमिस्ट्री में जनरली लोगों का मतलब ये है कि वो समझ नहीं पाते कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बायो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ते हैं और फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल्स की बहुत सारी बुक्स आती है। बट केमिस्ट्री में जनरली लोग भूल जाते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी होती है, क्योंकि वो एनसीईआरटी पे इतना फोकस नहीं करते। बट मेरे हिसाब से जैसे पेपर अब आ रहा है तो एनसीईआरटी की बुक भी वैसे ही पढ़नी चाहिए, मतलब केमिस्ट्री में जैसे बायो में पढ़ते हैं। तो वही सब है। एक बहुत ही अच्छी एक प्रोएक्टिव अप्रोच फिजा ने हमें बताई कि वो पहले से ही सोच लेती थी कि कल उन्हें क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है और कितने पेजेस को पढ़ना है, और उसके लिए एक स्टॉपर लगा के रखती थी कि भाई अगर इतने पेज हैं उसमें वो लेट हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उसके हिसाब से वो अपने आप को और स्पीड अप कर सके। और हर चीज में इनका एक प्रोएक्टिव अप्रोच देखने को मिली कि भाई इन्होंने हर चीज को अच्छे से एक प्लानिंग बना के, स्ट्रेटेजी बना के इन्होंने पढ़ा है। और जैसे इन्होंने बताया कि कितना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि जब बच्चे ये सोचते हैं कि उनका पढ़ने का मन नहीं है तो वो उस सब्जेक्ट को पढ़ें जो आसान लगता है। तो उसमें जैसे बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी इन्होंने पढ़ी, इस तरह से बताया। और जब इनका बहुत पढ़ने का मन होता है, पढ़ने का मन कर रहा है, तो इन्होंने क्या किया कि जो सबसे मुश्किल इन्हें वो होता है जैसे फिजिक्स है, न्यूमेरिकल्स हैं, उसको पढ़ा उस वक्त में। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है अपने रेगुलर अपना एक रिदम मेंटेन करने के लिए स्टडी का, कि जब हमारा, क्योंकि अप एंड डाउन आते हैं, स्टूडेंट जब पढ़ रहा होता है तो कभी उसका मूड, एनसीईआरटी की बुक्स में हम मेनली बायो तो हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, पर केमिस्ट्री के लिए भी फिजा ने बताया कि एनसीईआरटी की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो बायो और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की बुक से ही आते हैं। और फिजिक्स में क्योंकि न्यूमेरिकल्स होते हैं तो वो अदर उसमें क्वेश्चन पैक्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं और दूसरी बुक्स हैं, उसको भी फॉलो करते हैं। तो जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, जिसके लिए हम ये फीडबैक लेते हैं सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का, उनके लिए पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बायो के लिए और केमिस्ट्री के लिए स्पेशली एनसीईआरटी को फोकस करें, और न्यूमेरिकल्स के लिए या उसके लिए जो है जो फिजिक्स के लिए। तो ये बहुत अच्छा फीडबैक और बहुत अच्छी प्रोएक्टिव अप्रोच यहाँ से फिजा ने हमें बताई है। तो फिजा, अभी एक और क्वेश्चन कि जब आप टेस्ट देने गए, जिस दिन टेस्ट देने जाते हैं उस दिन, उस टाइम में आपको जो आपकी प्रिपरेशन है साल भर की जो आपने की है, उसमें आपका वो टेस्ट डे होता है एक तरह से, उसमें आपकी क्या प्लानिंग थी उस दिन? किस तरह से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया आपने, क्या सोच के किया? जिस दिन मेरा पेपर था तो हमारे पेपर जो था वो 1 बजे से था, तो नहीं 2 बजे से था, 2 बजे से था। तो हम लोग मेरा सेंटर क्योंकि मेरी सिटी में ही था तो मैं 12 बजे घर से गई थी। उससे पहले तक मैं सुबह पढ़ ही रही थी, क्योंकि लास्ट डे के लिए मैंने कुछ चीज़ें तैयार रखी थी कि मुझे ये बस एक बार आखिरी में जैसे डेट्स वगैरह कुछ देखनी होती हैं, इकोलॉजी में है कुछ डेट्स या कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है आप एंड टाइम तक आप भूल जाते हैं, आपको एक बार रिवाइज करना चाहिए। तो मैंने वो रखा था जो मैंने पेपर्स पे लिखा हुआ था। लाइक केमिस्ट्री में कुछ लास्ट के चैप्टर्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा नाम याद करने पड़ते हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने लास्ट डे के लिए रखी थी। तो सुबह तक तो मैं वहीं पढ़ रही थी, इनफैक्ट 12 बजे तक भी मतलब वहीं पढ़ रही थी एग्जैक्टली। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ गई और मतलब आधा घंटा पहले हम लोगों को, मतलब 1 घंटा पहले अंदर क्लासेस में बिठा लेते हैं, तो मैं आधा घंटा तक वहीं बैठी रही थी। उसके बाद जो है मतलब उस वक्त मैं रिलैक्स थी, क्योंकि इतना मुझे कंफर्म हो गया था कि मैंने काफ़ी पढ़ाई कर ली है, क्योंकि जब आप पढ़ लेते हो तो उतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती थी। तो और क्योंकि बहुत सारे टेस्ट पहले भी दे चुकी थी, इसीलिए कहते हैं कि टेस्ट बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए, भले ही आपको टेस्ट का पूरा सिलेबस भी ना आता हो, जैसे देते रहते हैं उससे पहले प्रैक्टिस टेस्ट जो होते हैं, उससे आपको आदत हो जाती है कि कम से कम डर निकल जाता है। मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं होपलेस हुई, मतलब मैंने पहले भी दिए टेस्ट क्योंकि मेरा पहला टाइम नहीं था, तो मैं होपलेस कभी नहीं होती थी, मैं डरती बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है जितना मुझे आता है उतना तो मैं कर ही दूंगी। बाकी थोड़े बहुत इधर उधर ख्याल तो आते हैं, कभी कभी ऐसा भी लगता था कि बिल्कुल कुछ भी ना आया तो क्या होगा, लेकिन फिर वही है कि अब इस टाइम तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो जस्ट ट्राई कि आप अपने माइंड को रिलैक्स फील कराएं। उसके बाद जब मेरा पेपर स्टार्ट हुआ था तो मैंने, जैसे मैं हमेशा से पहले बायो करती थी और फिर मैंने केमिस्ट्री की, फिर मैंने फिजिक्स की। उस टाइम पे मुझे लगता है कि एक ट्रिक ये भी बहुत वो है कि लोग सोचते हैं कि बहुत सारी मतलब बीच में काफ़ी डिस्टर्बेंस के लिए, डिस्टर्बेंस नहीं वो प्रोसीजर ही होता है पूरा, कि आपको शीट साइन कराने के लिए आएंगे, आपको MR फिल फोटो वोटो खींचने वगैरह सब आते हैं, पर
वो उस पर आप ज़्यादा मत ध्यान दीजिए, मतलब उसे करिए क्योंकि प्रोसीजर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो नहीं होगा तो फिर कॉपी कैंसिल हो जाएगी। लेकिन उसमें भी आप एकदम से वो नहीं करिए कि वो आ रहे हैं तो आप उनकी तरफ देख रहे हैं। आप अपना काम करते रहिए और क्लास में कोई कुछ भी कह रहा है आप सिर्फ अपना काम करिए। उससे पहले हाँ ये है कि वो पेन देते हैं तो पेन ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपका पेन सही चल रहा है या नहीं, क्योंकि बीच में अगर वो नहीं आएगा तो फिर आपका टाइम लैप्स हो जाएगा। तो वो सब चेक करके पहले से ही बैठे रहिए और बाकी ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए कि टीचर क्या कह रहा है, बच्चे क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो कह के चले जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वो सब कर लीजिए। और पेपर में मैंने मतलब बाकी चीज़ों पे इतना था कि इतना ज़्यादा पेपर होता है कि बिल्कुल ध्यान मतलब पूरा शायद आप वापस से देखने भी ना पाए, तो बहुत कम से कम पहले ज़्यादा एटलीस्ट, बहुत लोगों की अलग स्ट्रैटेजी होती है, मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि पहले राउंड में मैं जितना ज़्यादा कर सकती हूँ मैं उतना ज़्यादा करती थी। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि वो पहले राउंड में सिर्फ वो करते हैं जो एक नज़र में उनसे क्वेश्चन हो जाए। मेरे लिए ऐसा है कि मैं एक फर्स्ट राउंड में वो चीज़ें सब कर लेती हूँ जो मतलब मुझे लगता है कि हो सकता है। अगर वो मुझे बिल्कुल ही अलग लग रहा है क्वेश्चन कि मुझे बिल्कुल नहीं आता, तभी मैं छोड़ती हूँ। तो या तो मतलब यही दो एक्सट्रीम हो सकती है, या तो आप एकदम वो चूज़ करें कि आप पहली नज़र में जो हो रहा है वो कर दें, या फिर आप वो करें कि आपको करना ही है, बीच में नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम देके फिर भी छोड़ दिया, वैसे नहीं करना है, क्योंकि दूसरे राउंड का आपको बताने की चांस मिलेगा भी नहीं। तो वही करना चाहिए। और मेरे ख्याल में वही है कि जो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस जिस चीज़ पे है पहले वो सब्जेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत सारा पेपर हो गया है। वरना अगर आप पहले जो आपका वीक सब्जेक्ट आप उसको करेंगे तो फिर लगता है कि थोड़ा ही क्वेश्चन हुए हैं तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। बाकी ये पेपर देने की प्रैक्टिस तो उसी से आती है, जैसे जितने प्रैक्टिस टेस्ट आप देंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आप फील करेंगे जिस दिन आपका एक्चुअल पेपर होगा। बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। और जो टेस्ट का हमारा दिन होता है उसमें हमें किन किन बात का ध्यान रखना चाहिए, और टेस्ट रूम के अंदर जब आपका कंपनी एंट्रेंस डे होता है उसमें क्या सिचुएशन होती है और उसको हमें कैसे डील करना चाहिए, कैसे अपने पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, फिल्जा ने बहुत अच्छे से बताया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने ये बताई है कि जो हमारा ये जो हमारी मेहनत करते हैं हम साल भर, वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। और हमें अपनी प्रिपरेशन के वक्त जो हमारे टेस्ट होते हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए। वो टेस्ट से आपको उनको टेस्ट को अटेम्प्ट करने से आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। और फिर जब आप एंट्रेंस रूम के अंदर जाते हैं जहाँ आपका टेस्ट हो रहा होता है, वहाँ आप पूरी तरह से जो फिल्जा ने जो बातें बताई हैं कि हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो कम से कम जो पेन आपको दिया जाता है, कितनी छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको चेक करें जो आप लेके गए कि वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है, नहीं तो आप उसी में उलझे रह जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और नेसेसरी आप जो है एक अननेसेसरी एक जो है ना सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आप होपलेस हो सकते हैं। तो एक पूरी प्लानिंग, एक पूरी स्ट्रेटेजी इन्होंने बताई। फिर पेपर को कैसे सॉल्व करना है वहाँ पे इनकी स्ट्रेटेजी वो भी बहुत अच्छी कि इन्होंने जो ये कर सकती थी उन्होंने वो एक अटेम्प्ट में वो किया, फिर उसके बाद जो दूसरे क्वेश्चंस थे उसमें किया। तो ये एक बहुत ही इन्होंने कंप्लीट स्ट्रेटेजी उसके लिए बताई है। ये दूसरे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी फायदेमंद हो सकती है। तो प्लीज़ ये पॉइंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं नीट प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आपकी रही। अच्छा, फिर अब आपका एडमिशन भी हो चुका है MBBS में, आपका फ्यूचर गोल क्या है? आपके मामा भी जो हैं वो रिनाउंड वो हैं MBBS हैं और वो बहुत अच्छा MD MBBS MD हैं, और WHO में उनके हम वो देखते रहते हैं, उनकी कई जगह जो है हम वो हमारी सपोर्ट भी करते हैं और उनका मशवरा हम लेते हैं, उनकी गाइडेंस लेते हैं जब भी कोई ज़रूरत होती है। और उम्मीद है कि आप भी वैसा ही करेंगी। आपका फ्यूचर गोल प्लीज इफ यू प्लान समथिंग? नहीं, अभी तो ऐसा हाँ, नहीं। गुड। तो फिर आपने इतनी मेहनत की है, इतनी आपकी जो एक स्ट्रेटेजी रही है, आप बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच रही है, बहुत अच्छा स्कोर किया है। हमारी दुआ है कि भाई आप अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे जो भी आपके मुल्क का, हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे, हमारी दुआ है। तो दूसरे बच्चों के लिए जो दूसरे स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मशवरा है, क्या आपका सजेशन है, क्या करना चाहिए उनको? मतलब सभी स्टूडेंट्स से मैं कहूँगी कि पहले तो ये होना चाहिए कि कोई भी अगर जैसे आपका ड्रीम है, जस्ट नीट नहीं, JEE या कोई भी, पहले तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो खुद का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पेरेंट्स चाहते हैं तो आप करें, क्योंकि जब क्या होता है ना, 10th तक आप पढ़ सकते हैं माँ बाप की डांट की वजह से, पर उसके बाद आपका खुद का पैशन ही आपको ड्राइव करता है कि आपको कुछ करना है। मतलब फॉर मी स्पेसिफिकली मुझे डॉक्टर बनने का उतना इंटरेस्ट कभी था नहीं,
but I wanted to do something different. Like I do not wanted to do just graduation. I mean graduation is good, but I wanted to do something के थोड़ा सा different हो. And then about medical, मेरी मतलब family में लोग भी हैं, तो उस वजह से मेरे माँ बाप ने मुझे encourage किया और वो मैंने किया. तो मैं समझूंगी कि ड्रीम अपना होना चाहिए, ऐसे नहीं कि माँ बाप ने कहा तो कर दिया. और सेकेंडली आप कोई भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हो तो स्टार्टिंग में आपको लग सकता है, जैसे मैंने 11th-12th में मुझे ड्रॉप इसलिए लेना पड़ा. बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फ्रेशर कर लेते हैं, क्योंकि जब मैं कोई भी चीज़ करने बैठती थी तो वो एक बार में मुझे नहीं समझ आती थी. तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरी गलती है कि मुझे नहीं समझ आ रहा. जब आप 11th-12th का सिलेबस देखेंगे 10th के बाद वो बहुत डिफरेंट हो जाता है, बहुत अलग होता है. तो इट्स वेरी नॉर्मल कि आपको एक बार में ना समझ में आए. तो उस वजह से गिव अप नहीं करना होता है. ये बहुत सब बच्चों के साथ होता है, जो टॉपर होते हैं उनके साथ भी होता है. सिलेक्शन होने वाले बच्चे और ना होने वाले बच्चे में एक ही फ़र्क है कि पहली बार में ज़रूरी नहीं है कि सब समझ आ जाए, लेकिन वो मेहनत करता है कि एंड तक उसको ये बात समझ में आ जानी चाहिए. बीच में गिव अप नहीं करना चाहिए. या तो इस तरह से रहें कि बिल्कुल तैयारी करें ही ना, और अगर तैयारी करने आ गए हैं तो रोज़ ऐसा नहीं होता कि हमारा पढ़ने का दिल करता है, रोज़ ऐसा नहीं होता कि हमारे बहुत अच्छे नंबर आते हैं, पर ऐसे गिव अप नहीं करना. क्योंकि हम रोज़ जो भी पढ़ते हैं ना वो एंड में हमारे काम आता है, भले ही वो पेपर में ना आए, उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. तो रोज़ पढ़ना चाहिए. और कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि मतलब नहीं हो पा रहा है, तब भी मतलब गिव अप नहीं करना है. बस ये सोच के करते रहना है कि हो जाएगा, ये डुएबल है. मुश्किल ज़रूर है बट डुएबल है. तो आप उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर लें. बहुत ही अच्छा हम सबको गाइड किया है फिजा ने. हर चीज़ में एक प्रोएक्टिवनेस है, एक स्ट्रेटेजी है, एक पैटर्न है और एक मैसेज भी है. और पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज है, स्टूडेंट्स के लिए भी एक मैसेज है. पेरेंट्स के लिए कि हमें अपने बच्चों को जो उनका इंटरेस्ट है उसमें सपोर्ट करना चाहिए, और स्टूडेंट्स के लिए कि जो हमारा गोल है, जो इंटरेस्ट है, उसी के हिसाब से हमें अपना एक ड्रीम होना चाहिए और उसी के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए. देखा देखी में ये नहीं कि उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है तो मुझे भी लेना है. नहीं, मेरा जो इंटरेस्ट है मुझे उसी में मेहनत करनी चाहिए और उसी में फिर मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी. तो वही इन्होंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है, बहुत अच्छे तरह से सबको बताया है, हम सबको बताया. ये बहुत अच्छा मैसेज फिजा ने बहुत ही टू द पॉइंट वे में स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन किया है. तो बहुत बहुत मुबारक फिजा. हमारी दुआ है कि आप अच्छी डॉक्टर बने और सबका नाम रोशन करें अपने घर का. और बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच.